नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो संविधान के भाग 1 हम पढ़ रहे थे और इसमें हमने आर्टिकल 1, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 फिर आर्टिकल 4 को समझा। और इसके बाद हमने देखा कि आज़ादी के बाद भारत बहुत ही छोटे छोटे रियासतों में विभाजित था। लगभग 600 छोटे छोटे रियासत उस समय भारत में थे। इनमें से 542 रियासत भारतीय संघ का हिस्सा बना, यानी भारत का हिस्सा बना, और जो बाकी रियासत थे वो हिस्सा बना इसका, पाकिस्तान का। इनमें से जो 3 रियासत थे उसको भारत में शामिल करने के लिए विशेष प्रक्रिया अपनाया गया, जिनमें जूनागढ़ था, हैदराबाद था और जम्मू कश्मीर रियासत को शामिल करने के लिए एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा इन रियासतों को भारत में शामिल किया गया। जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा भारतीय संघ में शामिल किया गया। वहीं हैदराबाद को ऑपरेशन विजय के द्वारा भारतीय संघ का हिस्सा बनाया गया, जबकि जम्मू कश्मीर के साथ विलय पत्र पर समझौता के द्वारा भारत का हिस्सा बनाया गया। किंतु ये सभी छोटे छोटे रियासत थे, और जब ये रियासत मिल करके एक भारत देश का निर्माण हुआ तो फिर ये भी जरूरी था कि राज्यों का गठन फिर से किया जाए, राज्यों का पुनर्गठन किया जाए, ताकि प्रशासन चलाने में सही हो, सरकार चलाने में सही हो। और दूसरी बात, भारत एक संघीय सरकार है, तो संघीय सरकार में जो शक्ति का विभाजन होता है वो 2 स्तर पे होता है। एक अखिल भारतीय स्तर पे होना चाहिए, जिसको यूनियन गवर्नमेंट या जो फेडरल गवर्नमेंट हम कह सकते हैं, और दूसरा राज्यों के पास भी शक्ति होना चाहिए। तो जब राज्यों के पुनर्गठन की बात हुई तो राज्यों के पुनर्गठन के लिए कई सारे कमीशन बने, आयोग बने। उनमें सबसे पहला जो आयोग बना था वो था धर आयोग। धर आयोग जो बनाया गया था, ये बनाया गया था एस.के. धर के अध्यक्षता में। और एस.के. धर कौन थे? ये न्यायमूर्ति थे, यानी कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के ये क्या थे? न्यायाधीश थे, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे। इनके अध्यक्षता में क्या बनाया गया? एक कमेटी बनाया गया, धर कमीशन। और इसका गठन कौन किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। बाद में धर कमीशन ने बहुत सारे बातों को देखा और फिर अपना सिफारिश पेश किया, और उन्होंने अपने सिफारिश में कहा कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर करना सही नहीं है, क्योंकि भारत विविधताओं का देश है। और हम अगर भारत की विविधता को देखें तो भाषा के आधार पर भी बहुत सारे विविधता यहाँ पे देखने को मिलता है। इसलिए जो धर आयोग था, उन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया तो बहुत सारे राज्यों का निर्माण होगा, क्योंकि भारत में दुनिया की लगभग सबसे अधिक भाषाएं बोली जाती है। और जब भारत इतने छोटे छोटे टुकड़ों में फिर से बंट जाएगा तो फिर भारत का प्रशासन चलाना, भारत में एकता स्थापित करना संभव नहीं हो पाएगा। तो धर आयोग ने अपने सिफारिश में कहा कि भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं हो करके राज्यों का जो पुनर्गठन होना चाहिए वो होना चाहिए प्रशासनिक सुविधा के आधार पर। प्रशासनिक सुविधा के आधार पर अगर राज्यों का पुनर्गठन होगा तो इससे देश के विकास भी अच्छे तरीके से होगा, देश में एकता स्थापित करने में भी आसानी होगा। तो धर आयोग ने अपने रिपोर्ट में कहा कि भारत का जो राज्यों का पुनर्गठन जब होगा तो भाषा के आधार के बजाय प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए। पर देश के विभिन्न भागों में राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर लेकर के मांग चल रहा था, क्योंकि भाषा एक बहुत बड़ी पहचान होती है और अलग अलग भागों में लोग अपने प्रांत के निर्माण, अपने राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर चाहते थे। तो फिर एक और कमेटी बनाया गया, उस कमेटी का नाम था जेवीपी कमेटी। इस कमेटी में जो सदस्य थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीता रमैया, ये 3 सदस्य थे जेवीपी कमेटी में। और जेवीपी कमेटी का गठन किया गया था दिसंबर 1948 में। जो जेवीपी कमेटी था, इन्होंने अपना रिपोर्ट कब दिया था? जेवीपी कमेटी ने अपना रिपोर्ट दिया था 1949 में। और जेवीपी कमेटी ने भी अपने रिपोर्ट में यही बात कहा कि राज्यों का पुनर्गठन
भाषा के आधार पर नहीं हो सकता है। भाषा के आधार पर होगा तो देश अनेक टुकड़ों में बंट जाएगा। फिर इस देश में क्या होगा कि एकता स्थापित करना आसान नहीं होगा। और दूसरी बात, अगर भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कर भी लिया जाता है तो कई सारी समस्या उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे हिस्से ऐसे होते जहाँ पे कुछ लोग दूसरे भाषा बोलते और कुछ लोग दूसरे भाषा बोलते। तो अगर वहाँ पे किसी एक भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो भी जाता तो समस्या ये आता कि दो अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के बीच का जो संबंध है वो संबंध खराब हो सकता था। तो जेबीपी कमेटी ने भी कहा कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार के बजाय किसके आधार पर होना चाहिए, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए। पर देश के विभिन्न भागों में राज्यों के पुनर्गठन को लेकर के भाषा को आधार बनाए जाने पर बहस छिड़ा हुआ था। और क्या होता है कि जेबीपी कमेटी का रिपोर्ट जैसे ही आता है, जेबीपी कमेटी का रिपोर्ट जैसे ही आता है, खास करके जो दक्षिण भारत में सबसे बड़ा प्रांत था मद्रास प्रांत, मद्रास प्रांत में क्या होता है कि आंदोलन शुरू हो जाता है। हालांकि देश के कई भागों में आंदोलन शुरू होता है, लेकिन सबसे अधिक आंदोलन दक्षिण भारत के जो प्रांत है मद्रास, वहां आंदोलन शुरू होता है। तो जैसे ही जेबीपी कमेटी का रिपोर्ट आया और उन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना सही नहीं है, देश के अनेक भागों में राज्यों के पुनर्गठन भाषा के आधार पर हो, इसको लेकर के आंदोलन शुरू हो गया। इन्हीं में से जो दक्षिण भारत में जो मद्रास प्रांत था, मद्रास प्रांत उस समय एक बड़ा प्रांत होता था। और अगर इसको हम मान लें कि ये मद्रास प्रांत है, तो मद्रास प्रांत में क्या था कि मद्रास प्रांत में दो अलग अलग भाषा बोले जाते थे। एक तो तेलुगु बहुल क्षेत्र था और एक था तमिल बहुल क्षेत्र। तो मद्रास प्रांत में जो आंदोलन चल रहा था वो यही चल रहा था कि तेलुगु वाले हिस्से को मद्रास प्रांत से अलग करके एक नया राज्य की गठन किया जाए। और जो यहाँ जो आंदोलन चल रहा था इसका नेतृत्व कर रहा था एक कांग्रेसी नेता था श्री रामलू पेट्टू। श्री रामलू पेट्टू नाम का एक नेता क्या कर रहा था, इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था। कहाँ पे, मद्रास प्रांत में। और यहाँ पे क्या होता है कि 56 दिन की भूख हड़ताल की प्रक्रिया के बाद इस व्यक्ति का क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। जैसे ही श्री रामलू पेट्टू जो कांग्रेस के नेता थे, जो चाहते थे कि मद्रास प्रांत में जो तमिल वाले हिस्से हैं उनको इस प्रांत से अलग करके एक अलग राज्य बनाया जाए, इसके लिए उन्होंने 56 दिनों तक भूख हड़ताल किया। और इस भूख हड़ताल के बाद क्या होता है कि इस व्यक्ति का निधन हो जाता है। और श्री रामलू पेट्टू के निधन होने के बाद पूरे के पूरे प्रांत में क्या होता है कि दंगा भड़क जाती है, हिंसा भड़क जाती है। अंत में सरकार को क्या करना पड़ता है कि अक्टूबर 1953 में एक अलग राज्य का गठन करना पड़ता है। जो तेलुगु बहुल राज्य था उसको अलग करके एक नया राज्यों का गठन करना पड़ता है। उस राज्य का नाम होता है आंध्र प्रदेश। नहीं, अक्टूबर 1953 में क्या होता है कि आंध्र प्रदेश का निर्माण हो जाता है। पर आंध्र प्रदेश के निर्माण होने के साथ ही जैसे ही, चूंकि आंध्र प्रदेश का निर्माण किस आधार पे हो रहा है, भाषा के आधार पे हो रहा है। भाषा के आधार पर ये क्या था, प्रथम राज्य था, पहला स्टेट था जिसका निर्माण किस आधार पे हो रहा है, भाषा के आधार पे हो रहा है। तो जैसे ही आंध्र प्रदेश का निर्माण होता है, जो भारत के बाकी हिस्से हैं वहाँ भी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का मांग तेज हो जाता है। नहीं, तो अब सरकार के पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचा, क्योंकि एक राज्य का निर्माण तो हो चुका है। फिर जो मराठी बहुल क्षेत्र थे उधर मांग शुरू होती है, हिंदी बोलने वाले क्षेत्र में भी मांग शुरू हो जाता है। फिर सरकार इस चीज की जांच करने के लिए एक और आयोग का गठन करता है। वो कौन सा आयोग है, वह है फजल अली आयोग, फजल अली कमीशन। और फजल अली आयोग, फजल अली
आयोग। फजल अली आयोग का गठन कब होता है? तो 1953 में होता है। 1953 में फजल अली आयोग का गठन होता है। और फजल अली आयोग जो था ना, ये 3 सदस्य, इसमें 3 सदस्य थे। 3 सदस्य थे। जो अध्यक्ष थे वो थे फजल अली। और फजल अली कौन थे? ये पूर्व जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे। कौन? फजल अली। अध्यक्ष थे इस आयोग का फजल अली। और इसमें थे और 2 नेता कौन थे? के.एम. पनिक्कर, एक के.एम. पनिक्कर और एक नेता थे H.N. कुंजरू। मतलब इनके जो सदस्य थे, एक थे के.एम. पनिक्कर और एक थे H.N. कुंजरू। यानी कि फजल अली आयोग में 3 सदस्य थे। इसमें के.एम. पनिक्कर थे और H.N. कुंजरू थे। 3 सदस्य फजल अली आयोग में थे। फजल अली आयोग अपना सिफारिश कब सौंपता है? फजल अली आयोग अपना सिफारिश सौंपता है कब? 1955 में। और सरकार को ये सलाह देता है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना उचित तो नहीं है। फिर भी चूंकि मांग इतना तेजी से उठ रहा था अलग अलग भागों से, तो इन्होंने ये कहा कि सरकार ठीक है भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करे, लेकिन इसके साथ साथ प्रशासनिक सुविधा और देश की एकता किस तरीके से स्थापित किया जाए, देश की जो रणनीतिक महत्व किस तरीके से स्थापित हो, इन चीज़ों को भी ध्यान में रखे। फिर सरकार क्या होता है कि फजल अली आयोग की सिफारिश पर 1955 में ही क्या करता है कि कुल मिलाकर के 14 नए राज्य और 6 यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी की स्थापना करता है। जो पूरा का पूरा भारत था, इन भारत को 14 नए राज्यों में और 6 यूनियन टेरिटरी में क्या किया गया? विभाजित किया गया। 6 संघ राज्य क्षेत्र में विभाजित किया जाएगा। या वर्तमान में अगर देखें तो वर्तमान में हमारे देश में कुल मिलाकर के कितने राज्य हैं? हमारे देश में है 28 राज्य और 8 यूटी, 8 यूनियन टेरिटरी है। तो इस तरह से जो भारत के राज्यों के पुनर्गठन की बात है वो आज़ादी के बाद हुआ और भारत विभिन्न राज्यों में क्या हो गया? विभक्त हो गया। तो ये हमारे संविधान का पार्ट 1 था, जो किससे संबंधित था? संघ एवं उसके राज्यों के बारे में था। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।